अब इसका फुल फ्लैश क्वेश्चन आप देखिएगा, जिसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी हम कर रहे होंगे और फिर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी हम बना रहे होंगे। ठीक है जी। Mommy company acquired 80% shares in baby company on 1st January 4 when baby's retained earning was 12,000. Mommy discovered following. यहाँ तक क्या समझ आई है, ज़रा फौरी तौर पे वर्किंग शुरू करो, बनाएं। डेट्स की वर्किंग, एक्विजिशन डेट और रिपोर्टिंग डेट लिखें, और उसके बाद ग्रुप स्ट्रक्चर की वर्किंग, उसके अंदर आप परसेंटेज 80 एंड 20 लिखें। ये बन गई जी वर्किंग आपकी। ओके, अब इंडिपेंडेंट वैल्यूएटर डिटरमिन्ड फेयर वैल्यू ऑफ बेबीज बिल्डिंग 35,000 ऑन 1st January 4 while its carrying amount was 30,000 in baby's financial statement. फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितने की करेंगे हम? 5,000 की। ठीक है, उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स। ये एक नई बात आप सीखने जा रहे हैं, जो कि मैंने अभी 5 मिनट पहले वाली गुफ्तगू में नहीं की थी। बेबी क्रिएटेड एन इलेक्ट्रॉनिक कोर्स इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज नॉट रिकग्नाइज्ड इन बेबीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटेंजिबल एसेट की बात की मैंने आपसे। इट कैन बी सोल्ड टू थर्ड पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट डिटरमिन्ड इट्स फेयर वैल्यू 4,000। तो ये फेयर वैल्यू ऑफ द इंटेंजिबल एसेट हमने बात की रही है। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इसकी 5 साल है। ये भी देखते हैं इसको क्या करना। बेबी इज इन नेगोशिएशन विद पोटेंशियल कस्टमर अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। ये निगोशिएशन में है बेबी कंपनी। ये जस्ट एक निगोशिएशन की बात उसने की है आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसको अकाउंट फॉर नहीं करते। मार्केट प्राइस ऑफ बेबी शेयर जस्ट बिफोर द एक्विजिशन डेट वॉज 1.2 पर शेयर। ये उसने क्यों दिया हुआ है? मियां उमर, ये उसने क्यों दिया हुआ? यस, क्योंकि गुडविल की फुल वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा है एनसीआई की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने की वजह से। मोमी डिसाइडेड टू वैल्यू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू। ठीक बात। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ मोमी ग्रुप ऑन 31 December X4। हमारी क्या है? 1st January X4। डेट क्या है? 31 December X4। ठीक है। हमारे पास 31 की मोमी और बेबी कंपनी की बैलेंस शीट मिल गई, और अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना। करें जी सॉल्व, बिस्मिल्लाह पढ़ें। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए अगले 15 मिनट में। ओके, मैं जगह थोड़ी सी मैनेज कर लूँ और फिर हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके बाद 2 और क्वेश्चंस हैं जो कि हम बाद में देखेंगे। ओके,
क्विकली प्लीज। Working 1. Acquisition date 1st January 20x4 and reporting date 31st December 20x4. Working 2. Group structure, इसका इसमें अमल दखल आने वाला है। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट परसेंटेज एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट परसेंटेज। कह रहा है कि कंट्रोलिंग इंटरेस्ट परसेंटेज हमारी 80% है, नॉन कंट्रोलिंग 20% है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए क्योंकि उसने फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब उसने एक्वायर क्या किया हुआ है, यहाँ से पता चलेगा। इन्वेस्टमेंट उसने 64,000 शेयर्स में की हुई है, ठीक है, 64,000। उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, हमें यहाँ से पता चलेगा कि उसके 80,000 शेयर्स अगर वो थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता तो मैं ये कहता कि वो जो 64,000 शेयर्स हैं वो 80% हैं, तो 20% कितने होंगे, आपको 16,000 इस तरह से मालूम करने थे। अब आप बड़े हो चुके हो, अब ना मुझसे पूछना सर इसको 80 से डिवाइड क्यों किया, ठीक है, गुना होगा आपको, बहुत ज़्यादा गुना होगा अगर पूछा तो। 64,000 उसने बताया हमें कि नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। और एक्सपेक्ट करें कि एग्जामिनर इस तरह की हरकत करेगा आपके साथ, कि आपको सिर्फ वो बताएगा 64,000 शेयर्स ने एक्वायर किए हैं और ये वाली इंफॉर्मेशन गायब कर देगा, यहां से ये वाली इंफॉर्मेशन गायब कर देगा कि उसके कितने शेयर्स इशू हुए हैं, कितने रुपए के हुए हैं, ठीक है। एक्सपेक्ट करें कि ऐसा हो सकता है। ओके, अब अगली वर्किंग 3, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस सवाल में उसने आपको तंग नहीं किया हुआ, सीधा सीधा उसने बताया हुआ आपके पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 90,000 की है। ₹90,000 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बताई गई है। ये 3 वर्किंग्स तो हो गई आपसे। अब वर्किंग 4 पे आपको लेकर आ रहा है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वर्किंग 3 से उठाई विच इज 90,000। NCI की फेयर वैल्यू मालूम करने के लिए 16,000 नंबर ऑफ शेयर हमने वर्किंग कहाँ से उठाया, 2 से उठाया, ठीक है। और रेट उसने ₹1.20 उसका दिया हुआ है, मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आया, 16,000 19,200, टोटल बन गया 109,200। अब आपने करना है इसमें से लेस नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी की फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट, ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी ऑन एक्विजिशन डेट। उसके लिए आप उसके नेट एसेट्स देखिए, उसके पास शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल इज 80,000, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं 17 माइनस क्या उसकी रिटेन्ड अर्निंग ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कितनी है बेटा,
12,000, ठीक है बेटा, 12,000 की रिटेन्ड अर्निंग्स एक्विजिशन डेट पर, वो लीजिए। अब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कीजिए इसमें। ऑन बिल्डिंग 5,000 की है जी, इंक्रीज हो रही है, ऐड करेंगे। और उसके बाद इंटेंजिबल एसेट की फेयर वैल्यू 4,000, ठीक बात। ये दो बातें उसने यहाँ पर हमें की नहीं थी, वो ले लें। अब आप देखिएगा हमारे पास एक्विजिशन डेट पर क्या बनती है चीज, 80 और 12, 92, 10,000। डबल चेक बेटे साथ साथ करते रहिएगा। हमारे पास गुडविल ऑन एक्विजिशन डेट की फुल वैल्यू गुडविल आ गई, कितनी, क्योंकि इम्पेयरमेंट कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ साथ इम्पेयरमेंट भी चलो। इम्पेयरमेंट 0 है, ये कितनी आती है, 8,200। इम्पेयरमेंट 0 है तो गुडविल ऑन रिपोर्टिंग डेट भी 8,200 है। ओके, अब एनसीआई कैलकुलेट कीजिएगा। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई ऑन एक्विजिशन डेट आपने उठाई 19,200 वर्किंग 3 से, 19,200 उसमें आपने लिया पोस्ट एक्विजिशन retained earning of S company into NCI percentage। पोस्ट एक्विजिशन बनती है जी इसकी 17,000 माइनस 12,000 इक्वल्स 5,000 into 20% gives you 1। अभी मैं इसको ओपन रख रहा हूँ क्योंकि इसमें एक बात और मैंने अभी करनी है। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग की तरफ आ जाइए। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में आपने लिया P कंपनीज रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन रिपोर्टिंग डेट विच इज 90,000। और S कंपनी पोस्ट एक्विजिशन retained earnings into controlling interest percentage which is 5,000 into 80% gives you 4,000। अच्छा अच्छा, अब बहुत अहम बात, आपकी एस की प्रॉपर्टी में 5,000 की इंक्रीज आई है, यस और नो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 5,000 की इंक्रीज आई है और यहां पर इसके इंटेंजिबल एसेट्स में भी 4,000 की इंक्रीज आई है। आइए, कब आई? एक्विजिशन डेट पे आई। हमारी ये बैलेंस शीट किस डेट की है? रिपोर्टिंग डेट की है।
ये बैलेंस शीट हमारी रिपोर्टिंग डेट की है। एक्विजिशन डेट से रिपोर्टिंग डेट तक का सफ़र कितनी देर का है, ये वर्किंग वन से पता चलता है। 1 ईयर का। ये है इंपॉर्टेंस वर्किंग वन की। ये सफ़र कितनी देर का? 1 साल का। इसका मतलब है ये जो चेंज आई है 1 साल पुरानी हो चुकी है, लिहाजा 1 साल की डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन इसमें से माइनस करना बनती है। इसकी ज़िंदगी 20 साल बाकी थी जब ये रीवैल्यू हुई या रीमेजर हुई। इसकी ज़िंदगी 5 साल थी जब ये रीमेजर हुई। एग्री करते हैं? तो रिपोर्टिंग डेट पे अगर हम इसको बनाते तो इसकी मुतल्लका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को माइनस करने के बाद बनाते, तो वो जो मुतल्लका हमने एडजस्टमेंट नहीं की डेप्रिसिएशन की या अमोर्टाइजेशन की, उसका इम्पैक्ट अब हम वर्कआउट करने जा रहे हैं। ये वर्किंग अब देखिएगा, मैं इसको वर्किंग 7 भी कह सकता हूँ, ठीक है। ये आपकी वर्किंग 5 और ये वर्किंग 6 और वर्किंग 7 भी कह सकता हूँ और अंदर खाते भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको वर्किंग 7 कर रहा हूँ और इसका नाम दे रहा हूँ डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इम्पैक्ट। ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ठीक है। अब ये आपके पास बिल्डिंग में इंक्रीज हुई थी 5,000 की, उसकी जितने साल आपकी एक्विजिशन और रिपोर्टिंग डेट का फर्क है वो ओवर यूजफुल लाइफ। मैं यहाँ पर पहले फार्मूला लिख दूँ ताकि आपको थोड़ा सा ज़हन में रहे। आपने क्या करना है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट को लेना सिर्फ याद रखिएगा, इनटू RD माइनस AD वर्किंग 1 से आपको मिलेगा ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इसकी है 5,000, RD माइनस AD है 1, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है उसकी 20। तो बताइएगा क्या बनता है इसका जी? 25, 250, 250। और इनटेंजिबल एसेट की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 4,000 हुई है। ये बड़ा फार्मूला उस पर लगेगा 1/5। 1 क्या है? RD/AD का फर्क, याद रखना। RD/AD का फर्क अगर 3 होगा तो 3/20 होगा, 3/5 होगा। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये वर्किंग 1 से बात आएगी। अच्छा जी, ये क्या बनती है जी? 200, 800, 800, 10, 50। अब इस 1050 में ये किसके प्रॉफिट्स को अफेक्ट कर रही है? पी कंपनी के प्रॉफिट्स को या एस कंपनी के प्रॉफिट्स को? अगर ये रिकॉर्ड हुई होती तो किसकी बुक्स में रिकॉर्ड होती? पी कंपनी के या एस कंपनी के? एस में। तो जब एस कंपनी के प्रॉफिट्स को इफेक्ट करेगी तो एनसीए भी आ जाएगा उसमें। तो इसका आपने प्रोपोर्शन बनाना है, ग्रुप रिटेन अर्निंग में कितना जाएगा और एनसीआई में कितना जाएगा। ग्रुप रिटेन अर्निंग में इसका जाएगा 80%, एनसीआई में 20%। तो आप 1050 का 80% ग्रुप रिटेन अर्निंग में 3% और एनसीआई परसेंट कितना आता है बेटे जी? 840
और 1050 का 20%, 210। ये वर्किंग खत्म। ऑलराइट, अब इसका इम्पैक्ट लीजिए। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में आपने डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इम्पैक्ट कहाँ से आ रहा है? वर्किंग 7 से आ रहा है। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में जा रहा है 840 और एनसीआई में डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इम्पैक्ट वर्किंग 7 से आ रहा है 210। वर्कआउट कीजिए। 20 210 माइनस ये 19,990 और ये 94,000, ये आएगा 93,160। आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना लीजिए प्लीज। ऑन 31st December X4 PPE 1,20,000, 120 प्लस 90 प्लस 5 माइनस इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 250, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 250 का इम्पैक्ट 5,000 है ना, तो 2.5 आएगा, 0.25 आएगा। डेप्रिसिएशन 5,090 0.25। जी बेटे, क्या आता है टोटल इसका? 1,20,000 प्लस 90,000 प्लस 5,000 माइनस 2,500 माइनस 250.25। जी बेटे, 750। इंटेंजिबल एसेट 4 माइनस 0.8, 3,200। गुडविल वर्किंग फॉर 8,200। उसके बाद आपके करंट एसेट्स नहीं, डेफर टैक्स है आपका। उसके बाद इधर देख लीजिए, ये आपने ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। डेफर टैक्स 4,000, ठीक है जी। उसके बाद आपके इन्वेंट्री 55 और 24, $79। ओके, ये बेबी से रिसीवेबल, ये हमने प्रैक्टिस की हुई है, और मम्मी को पेएबल कैंसिल हो गया बेटा। ओके, उसके बाद अदर रिसीवेबल 30 और 12,
2000, कैश एंड कैश 23 और 8, इकतीस। उसके बाद शेयर कैपिटल 2 लाख, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग 93,160, total 293,160, NCI 19,990। टोटल करो बेटा इसको जरा, 313150, डबल चेक कोई कर ले। उसके बाद नॉन करेक्शन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 2000 और अदर पेएबल एंड लोन। जी बेटो, इसके बाद हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी, deferred tax liability 0 plus 2000, फिर करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में अदर पेएबल 30 plus 12, and loan 10 plus 15, $25,000। ये करंट लायबिलिटीज आपकी आ गई 67,000 की। ये नॉन करंट लायबिलिटीज आपकी आ गई 2,000 की। टोटल कीजिएगा 313 3215 382,150। ये आपके आगे जी नॉन करंट एसेट्स का टोटल कीजिएगा, ये करंट एसेट्स का टोटल कीजिएगा। $230,150 और ये बेटे 152,000 दोनों का साम
382,150 382,150। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया। बिल फर्ज, हमारी इतनी मेहनत पिछले जो 20 मिनट से कर रहे हैं, टैली ना होता, एग्जाम में बैठे हुए कर रहे होते तो क्या करते हैं? एग्जैक्टली इसको इग्नोर करके नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर देते। उसकी वजह क्या होती कि हर एक चीज़ एहतियात से कर रहे हैं, कोई एक जगह पर टोटल गलत हो गया, उसकी वजह से बिल्कुल भी आपने नहीं परेशान होना, नया क्वेश्चन शुरू कर देना। ये मेरी वो नसीहत है जो स्टूडेंट को पास या फेल करती है। ठीक है, गुड। इस लर्निंग की बेस पर आपका ये होमवर्क है बेटे, 2 क्वेश्चंस हैं। इसमें कुछ ऐसी ही बातें हैं, नेगेटिव गुडविल आएगी, और ये पिंग पोंग का क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क है। इसके अंदर भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आपको फायदा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एडजस्टमेंट, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट फॉर लायबिलिटीज अभी नहीं हमने पढ़ा, अनरिकग्नाइज्ड लायबिलिटीज हमने नहीं पढ़ा, इंट्रा ग्रुप ट्रांसफर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं पढ़ा अभी। ठीक है जी, अभी ये बातें हमने पढ़नी है इंशाल्लाह। थैंक यू।